नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर है अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। देखिए, एक बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ हमने उसके पक्ष में तर्क समझे थे अपनी पिछली क्लास के अंदर। आज हम उसके विपक्ष में कुछ तर्क समझते हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष क्या चीज है यहाँ पे। तो पहली बात हम ये समझे थे कि पक्ष का मीन्स हमारे पास जो एक सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यापार के लिए है, वो किस प्रकार से समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वाह कर रहा है या निर्वहन करेगा, उसी के पक्ष में हमने कुछ बातें समझी थी। आज हम बात करते हैं विपक्ष में कि एक व्यापारी किस तरह से अपने बिजनेस को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में कुछ हद तक समस्याओं का सामना करता है। उन सारी चीज़ों को हम इस क्लास के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। तो एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में कुछ तर्कों को हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। आप समझने की कोशिश करना। अपना पहला पॉइंट आता है अधिकतम लाभ के उद्देश्य पर अतिक्रमण। देखिए, एक व्यापारी का परम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कोई भी व्यापारी हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसका पहला उद्देश्य यही रहता है कि वो उस बिजनेस से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। और वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से अपना काम कर रहा है, उसी पर्पज को पूरा करने के लिए वो अपना जी जान लगा लेता है। उसके माइंड में ये पॉइंट नहीं आते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। अपना पहला उद्देश्य पूरा करने में वो पूरा का पूरा समय और पूरा का पूरा जो अपना सोर्सेज है वो वहीं लगाने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज को लेकर एक बिजनेसमैन अपनी सारी लायबिलिटीज को भूल जाता है और सोसाइटी के प्रति जो उसको संवेदनशील रहना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। अगला पॉइंट आता है उपभोक्ताओं पर भार। देखिए, एक बिजनेस के कारण जो सोसाइटी को लॉस होता है, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपके एक बिजनेस के कारण जो अपने समाज में जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, तो उस प्रदूषण को पूरा करने या कम करने या रोकने के लिए व्यापारी द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो उपाय किए जाते हैं वो बड़ी बड़ी कॉस्टली होते हैं। अब कहने का मीन्स ये है कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री लगा रहा है और उसके पास एक असिस्ट या मशीन लगी हुई है, वो कुछ हद तक पुरानी है और पुरानी मशीन होने के कारण उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यदि उस मशीन को हटाकर नई मशीन लगानी है, कुछ नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उसमें मान लीजिए उसको नई मशीन लाने में 20 लाख रुपए लग रहा है, तो जो 20 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया है, 20 लाख पर जो उसको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो कॉस्ट एटलीस्ट कस्टमर से लेने को पसंद करेगा वो। क्योंकि जब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, ऐसे कंडीशन में वो प्रोडक्शन की रेट बढ़ा देगा। रेट बढ़ाने के बाद जो पैसा उसने अपनी ओर से दिया है, वो भी पैसा वो कस्टमर से लेना पसंद करेगा। वो यही ट्राई करता है कि मैं इस पैसे को कस्टमर से ले लूं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो समाज को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई एक व्यापारी न करके वो अपने ही समाज के कस्टमर से, मतलब उस समाज में रहने वाले लोगों से ही वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। मतलब इसको कह सकते हैं कि उसके विपक्ष में इस बात को तर्क समझा गया है। सामाजिक दक्षता में कमी। देखिए, जो व्यापारी है वो समाज के जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने में कई हद तक एबल नहीं होते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होगी, लेकिन वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है। उसके पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि न तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग होती है और न ही इसके बारे में कोई नॉलेज दिया जाता है। व्यापारी अपने स्तर पर इसको पूरा करने की कोशिश करता है। यदि इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि व्यक्ति को बार बार इस बारे में समझाया जाना चाहिए, कुछ बताया जाना चाहिए, ताकि तो वो उस पर ध्यान केंद्रित कर सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। व्यापारी अपने स्तर पर अपना काम करता है, न तो उसको इस बारे में, जैसे मान लीजिए समाज की कुछ ऐसी कुरीतियां हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको समाधान करने के लिए व्यापारी के पास में भले ही पैसा है, लेकिन वो जानता नहीं कि वो पूरा कैसे करना है। उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि समाज की सारी समस्याओं को पूरा कर सके। वो अपने व्यापार की समस्याओं के साथ साथ समाज की जो प्रॉब्लम्स है उनको सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व का एक विपक्ष की बात करते हैं। अंतिम पॉइंट आता है विशाल जन समर्थन का अभाव। जनता समर्थन नहीं करती है। एक व्यापारी को जब तक जनता समर्थन नहीं करेगी तब तक वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। केवल माल बेचना, माल खरीदना ही व्यापारी के सारे काम यहाँ तक सीमित नहीं है। उसको समाज के लिए भी कुछ करना होता है, और उस समाज के लिए करने के लिए जनता का साथ चाहिए। जब तक जनता साथ नहीं देती है तब तक एक व्यापारी अपने आप में जिन उद्देश्यों को लेकर वो समाज के सामने आया है उन्हें पूरा नहीं कर पाता है।
तो जनसंपर्क या जन समर्थन के अभाव के कारण भी वो अपनी सारी सुविधा मतलब अपनी पूरी क्षमता वहां प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जो उसको यहाँ समाज के लिए करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है, क्योंकि एक्चुअली उसके सामने वो पॉइंट ही नहीं रखे जाते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। व्यापारी अपना काम करता है, व्यापार अपने ढंग से मेंटेन करता है, समाज की प्रॉब्लम्स को समाज के लोगों के द्वारा सुधारा जाता है, लोगों के द्वारा समाज की प्रॉब्लम्स को रखा जाता है। जब तक एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है तब तक समाज की सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये कुछ थे सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क। समाज में कुछ व्यापारी के पक्ष में भी पॉइंट समझे हैं हमने, कुछ विपक्ष में भी समझे हैं। अब इन दोनों को समझने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं और एक यथार्थवादिता को समझते हैं। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेसमैन है वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने मन से नहीं पूरी करता है। ये चीजें हमने अपनी पिछली कुछ टॉपिक के अंदर देखे थे, जहां हमने पक्ष और विपक्ष दोनों में इससे रिलेटेड बातें समझी हैं। व्यक्ति अपने मन से काम नहीं करता है, उसे करने के लिए मजबूर किया जाता है। आज की जो रियलिटी है वो यही है कि एक व्यक्ति को इस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बेस पे उन पॉइंटों को हम अप्लाई करते तब जाके वो व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है। हम ये कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन को या पब्लिक को आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो वो चीज उसे रियल बतानी पड़ती है। एक प्रकार से आपको उसके सामने इस पॉइंट को रखना पड़ता है, तब जाके वो इस बात को समझ पाता है। तो हम ये समझते हैं कुछ ऐसी रियलिटी है, कुछ ऐसे कारण है जो एक व्यक्ति को ये काम करने के लिए मजबूर करता है। हम उन कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में, सार्वजनिक नियमन की आशंका, थ्रेड ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। देखिए, पब्लिक रेगुलेशन का मीन्स होता है जो सरकार का बाउंडेशन है। एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक इंडस्ट्री चला रहा है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी वेस्टेज निकलता है, उस वेस्ट को उसने एक पब्लिक प्लेस पे डाल दिया। अब इन शॉर्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने अपना वेस्ट एक नदी में जाके फेंक दिया है। वैसे हम इस तरह के काम नहीं करने हैं, नहीं होते हैं। यदि वो कर रहा है, उसने सोचा भाई मैं तो इस बात, ये सारा वेस्ट मटेरियल है, मैं तो नाइट में जाके फेंक दूंगा, मुझे कौन देखने वाला है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज का जो टाइम है वो बहुत अलग है। सरकार अब बहुत एडवांस हो चुकी है, पहले की तरह नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से जो काम करना था हम कर लेते थे, ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एडवांस है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही है गवर्नमेंट, और जहां जहां ऐसे कार्य हो सकते हैं वहां मान लीजिए सरकार ने कैमरा लगा रखा है। आज आप देख पा रहे हो कि सरकार अलग अलग जगहों पे कैमरा लगा रखती है। अब आपने ये सोचा, आपने मीन्स जो बिजनेसमैन था, इंडस्ट्री जिसकी चला रहा था, उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं ये काम कर लूं, मैं इतना वेस्टेज था सारा का सारा नदी में जाके फेंक देता हूं, और उसने ये काम करने का कर लिया। पूरा का पूरा कैमरे में कैप्चर हो गया। सरकार तुरंत उसके लिए अलर्ट हो जाती है, देख लिया कि भाई ये क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड कौन कौन है उस कंपनी, इससे रिलेटेड जो लोग इस काम में जुड़े हुए थे, सरकार उसके अंडर नोटिस निकाल देती है और एक अच्छी खासी पेनल्टी भरवा लेती है। उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा था मुझसे पेनल्टी ले ली जाएगी, उसने तो ये काम सबकी नजरों से छिपकर किया था, लेकिन एटलीस्ट सरकार ने पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार का एक छोटा सा एग्जांपल और हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिटी है, उस सिटी में आप जनरली यदि ट्रैफिक रूल्स तोड़ लेते हो, डायरेक्टली आपको कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं और आपके नाम पे चालान कट जाता है। तो हम यही समझते हैं सरकार एडवांस हो चुकी है, सरकार ने कई ऐसा सारे टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया है कि वो हमारी सारी गलतियों को पकड़ लेती है। तो एक व्यक्ति इन गलतियों को डर रहता है, एक व्यक्ति को इस प्रकार का डर है मन में कि मान लीजिए यदि सरकार ने मुझे पकड़ लिया, किसी कानून के अंदर मैं पकड़ा जाता हूं तो बहुत बड़ी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ता है, कई पेनल्टी के प्रावधान होते हैं। तो इस प्रकार के डर के खातिर भी वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है। वो इसी डर के कारण अपने ऐसे काम नहीं करता है जो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा आता है श्रम आंदोलन का दबाव, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। देखिए, लेबर मूवमेंट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं लेबर की। आज का लेबर और पहले के लेबर में थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक एजुकेटेड है। हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो लेबर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले की कंपेयर आज थोड़ा सा हटकर है।
हम पहले की बात करते हैं तो लेबर एक फिक्स वे में चलता था, जितना कुछ कहा उसको उतना ही काम करना था, अपना पर्सनल माइंड से कुछ भी नहीं करता था, क्रिएटिव होता ही नहीं था। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी के अंदर किसी लेबर को अपने बॉस ने कहा ये काम आपको करना है। अब वो काम मान लीजिए रिस्की है, कोई ऐसी मशीन है जो काफी रिस्की मशीन है, उस पर काम करने के लिए लेबर को कहा कि आपको इस पर काम करना है। व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मैं काम करूं, मेरे लिए रिस्क है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में कर लेता था, क्योंकि उसके मन में यही रहता था यदि नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देंगे। लेकिन आज की जनरेशन, आज की यदि लेबर की बात करते हैं तो आज लेबर एक जॉइंट है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे लेबर से रिलेटेड एक्ट बन चुके हैं, कई सारे ऐसे लेबर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यही काम मान लीजिए किसी पर्सन को एक बॉस ने कहा, एक जो एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको ये काम करना है, सामने वाले को लगता है कि नहीं ये मेरे राइट्स में नहीं आ रहा है, या मुझे ये काम करने में कहीं रिस्क फील हो रही है, उसने मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता। सामने वाला कहेगा करना है, नौकरी करनी है तो कीजिए, नहीं करनी तो आप कल से मत आइए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं सर, यदि आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनिएगा। वो अपने साथियों के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम सबको बताई कि भैया मैंने साहब को मना कर दिया काम करने के लिए क्योंकि उसमें मुझे रिस्क फील हो रहा था या ये मेरे राइट में नहीं था। ऐसी कंडीशन में उन्होंने मुझे कल से आने के लिए मना कर दिया है। उसके बाकी साथी भी उसके साथ पहुंचेंगे। एक जो आपके ट्रेड यूनियन बन रखे हैं, जो लेबर यूनियन बन रखे हैं, उन लेबर यूनियन आएगा और कहेगा नहीं साहब आप इसका काम नहीं कर सकते, या तो आप उन्हें इसे नौकरी पे रखो, अदरवाइज हम भी नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, या हम स्ट्राइक कर देंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो मजबूर करते हैं इस प्रकार के काम नहीं करने के लिए। लेबर आपको मजबूर कर लेती है, एक बिजनेसमैन को मजबूर करती है कि वो जो एक सामान्य जन कल्याण है, सामान्य नीति के विरुद्ध यदि काम कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। उन ट्रस्ट ने या उन जो यूनियन था उस यूनियन ने कहा कि यदि आप इसको निकालते हो तो हम स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक का मीन्स आप जानते होंगे, लेबर अपना काम छोड़ देती है और वो बिना काम बैठ जाएगी। जब लेबर काम छोड़ के बैठ जाती है तो उसे हम स्ट्राइक कहते हैं, हड़ताल कहते हैं। और यदि एम्प्लॉयर बंद कर लेता है, एम्प्लॉयर यदि अपना काम बंद करके लेबर को कहता है कि अब आप कल से मत आइए सभी, तो उसे बोलते हैं, हम उसको तालाबंदी कहते हैं। हम तो जनरली लेबर ने आपको कहा कि भाई हम तो काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे यदि इसको निकालते हो, आज इसके साथ बुरा हुआ है कल हमारे साथ होगा। तो इस प्रकार की भावना के साथ में एक व्यक्ति को मजबूर कर लिया जाता है कि वो सोसाइटी के लिए सोचे, अपने लेबर के लिए सोचे, अपने लिए सोचे। नेक्स्ट आता है आपका कि उपभोक्ता जागरूकता का प्रभाव। देखिए आज कस्टमर अवेयर है। यदि हम पहले के कस्टमर के बारे में बात करते तो वो अनएजुकेटेड था, कुछ भी पता नहीं था क्या लेना है क्या नहीं लेना, जो कुछ दे दिया वो लेके आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में यदि आप देखते हो तो कस्टमर बहुत अवेयर है, उसे अपने राइट्स के बारे में पता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं है उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे अपना ये सारी चीजें पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। यदि वो कुछ ऐसी चीज लेकर आ जाता है जो सामने वाले ने उससे गलती से या फिर जानबूझ के गलत उद्देश्य से दी है, तो सीधा कंज्यूमर कोर्ट पहुंच सकता है। उसको सारी नॉलेज है क्योंकि वो सब कुछ चीजों के बारे में जान रहा है। तो आज की जो अवेयर कस्टमर है वो भी एक उपभोक्ता, वो एक जो बिजनेसमैन है उसको सही ढंग से काम करने के लिए मजबूर करती है। एक मन में डर पैदा कर रखा है। यदि मान लीजिए कोई कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है तो बिजनेस की जो गुडविल है वो तो खराब होगी, साथ में उन्हें एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज और क्रिएट हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि हम एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस को सही ढंग से सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक मानकों का विकास। देखिए सामाजिक मानक आप किसे कहोगे, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड थे। देखो एक सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस टिका हुआ है सोसाइटी पे। आप यदि बिजनेस को अपने समाज से अलग समझते हो तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आप भी एक सोसाइटी का पार्ट हो। यदि आपके पास समाज नहीं होगा, हमने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि यदि कोई पर्सन अपना बिजनेस ये समझता है कि मुझे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। एटलीस्ट वो वस्तु किसको बेचेगा? आज आपने बिजनेस लगाया है, किसके लिए लगा रहे हो? अपने समाज के लिए। आप वस्तु बेच रहे हो, किसको बेचोगे? मार्केट तो अपने लोगों के लिए बेचोगे ना। आप जहां आप रह रहे हो वहीं आपकी दुकान चलेगी।
भाई वहीं आसपास के लोग ही तो आपका सामान लेके जाएंगे। यदि आप आज यहाँ पे अपना बिजनेस लगा के सोच के बैठोगे मैं नेपाल से लोग मेरे पास लेने आएंगे, तो क्यों आएंगे तुम्हारे पास में? तुम्हारे आसपास के लोग ही आएंगे। तो जो तुम्हें करना है वो इन लोगों के लिए करना है, क्योंकि जिस स्थान पर आपने अपना बिजनेस लगाया वहीं तो आप भी रह रहे हो। यदि मान लीजिए आप पॉल्यूशन फैला रहे हो तो सांस तो आप भी वहीं ले रहे हो। आपके लिए कोई अलग से दूसरे ग्रह से तो ऑक्सीजन आती नहीं है, कि आपके लिए तो अलग से कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि आपको उस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। भैया आपको भी वहीं रह के काम करना है, आपको भी वहीं रहना है। यदि आपके दिमाग में ये पॉइंट रहता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके ये काम कर लूं, तो समाज को यदि आप पीछे रखने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को पीछे रखोगे। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर बोतल है, उसमें 1 लीटर पानी है, आप उसमें से पीना चाहते हो तो वहीं से कम होगा। जब आपको उसमें से पानी मिल रहा है, आपने 200 ml पानी पी लिया है, 200 ml पीने के बाद आपको सेटिस्फिकेशन मिला कि नहीं मैंने 200 ml लिया, लेकिन एटलीस्ट कम तो उसी बोतल में से हुआ जहां जो आपके पास थी, अलग से तो कोई आने से रहा। तो जो पैसा आप मार्केट में लेके आ रहे हो, जो पैसा आपके पास आ रहा है, वो आ कहां से रहा है? आपकी सोसाइटी से। आप भी उसी सोसाइटी के पार्ट हो, आपको अलग से तो पर्सन हो नहीं, आप कोई एक्सटर्नल पर्सन हो नहीं, उसी सोसाइटी का एक पार्ट हो। तो हमें जो भी पॉइंट फॉलो करना है, हमें जो भी रूल्स अप्लाई करना है, वो उसी सोसाइटी के लिए करना है जहां आप रह रहे हो। आप जहां रह रहे हो वहीं का, क्योंकि आप जब किसी पर्सन से कंपटीशन कर रहे हो, यदि आपने सही ढंग से सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई है, दूसरा भी नहीं करवाएगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है जो आपके पास नहीं है, आपको किसी और से लेनी होती है। तो हम ये समझते हैं कि जो सोशल स्टैंडर्ड है वो आपके लिए कहीं हद तक कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि सामाजिक एवं व्यावसायिक हितों में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट। देखिए एक पॉइंट आता है सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट का मीन्स होता है समाज के प्रति अपने क्या हित है, और बिजनेस इंटरेस्ट का मीन्स आपका बिजनेस में क्या बेनिफिट होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, अब उसमें से यदि मान लीजिए 60 रुपीज आप सोसाइटी में सोशल वर्क के लिए खर्च कर लेते हो, तो आपके पास बचे 40। आपका यदि बिजनेस पर्पज से यदि हम देखते हैं तो वहां हमारा उद्देश्य रहता है हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। और यदि सोशल इंटरेस्ट देखते हैं कि एज ए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारा ये पर्पज रहता है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। यदि आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, कुछ पैसा आप वहां खर्च कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट कम होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच डिसबैलेंस हो रहा है। मैं सोसाइटी के लिए पैसा खर्च करूं तो मुझे तो प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो ये पॉइंट गलत है। हम इस पॉइंट को इस तरह से नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि आपका सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स आपका सोशल इंटरेस्ट है तो बिजनेस इंटरेस्ट होगा, बिजनेस चला रहे हो तो सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं अपन कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे आपके सामने एक पॉइंट रखते हैं हम सूरत मर्चेंट के। सूरत मर्चेंट ने दिवाली के टाइम अपने सारे वर्कर्स को बहुत अच्छे गिफ्ट दिए, कई बार देते हैं वो, जैसे किसी को नेकलेस दे दिया, कोई डायमंड रिंग दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, सेलफोन दे रहे हैं, मतलब एक ऐसा हायर लेवल का काम कर लिया उन्होंने अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए, बोनस के लिए कुछ ऐसी चीजें यूज करी है। जैसे ही उन्होंने अपना ऐसा गिफ्ट दिया, एक हाईलाइट हो गया, कई न्यूज कवरेज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि एक व्यक्ति ने अपने सारे वर्कर्स को बाइक दे दी, अपने सारे वर्कर को सेलफोन दे दिया है। तो ऐसे में लोगों के लिए एक प्रकार से नया चीज हो जाता है, वो मीडिया कवरेज हो गया, मीडिया में वो सारी चीजें आने लगी, उसके कारण लोग उसको सुनने लगे, लोग उस व्यक्ति को जानने लगे। अब उसी कारण स्पष्ट यहाँ से हो गया ना, उसी कारण लोग उसको जाना और उसके प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। तो हम ये कहते हैं कि हमने यदि सोसाइटी के लिए कुछ किया है तो सोसाइटी भी आपको वापस कमा के देती है। एटलीस्ट आप कमाओगे तो वो सोसाइटी से कमाओगे, आपके लिए कोई अलग से नया मार्केट क्रिएट नहीं होता है। तो आपने यदि अपने आप को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करते, किसी सेलिब्रिटी को लेके आते, काफी हद तक खर्चा करते, तो वो दिखाई नहीं देता है, वो नहीं दिखता है। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं इस कोरोना काल की बात करते हैं, रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दे दिए। उन्होंने अपना जितना प्रॉफिट अर्न किया था उसमें से कुछ पैसा पीएम केयर फंड में दिया है। लोगों ने ये सुना है, समझा है, और उसी बेस पे लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है।
जब किसी व्यक्ति के लिए, किसी बिजनेस के लिए अच्छी गुडविल क्रिएट हो जाती है तो लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं, लोग उनसे चीजें खरीदना पसंद करते हैं कि यार एक अच्छा व्यक्ति है, एक लायबल पर्सन है जो अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपना प्रॉफिट कमाता है आखिरकार समाज से ही कमाता है, और समाज के प्रति जब उसके मन में ये भावना होती है कि नहीं मैं कुछ करके जाऊं, तो ऐसी स्थिति में लोग उसके प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि एक दूसरे का इंटरनल रिलेशन होता है, आपका सोसाइटी इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। एटलीस्ट अवर लास्ट पॉइंट, पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल क्लास। देखिए, आज से कुछ सालों पहले यदि हम देखते हैं तो आपके बिजनेस का ओनर, सबसे पहले बात करते हैं ओनर क्या होता है। जिस व्यक्ति ने पैसा लगा के बिजनेस को खड़ा किया है, जिस व्यक्ति ने उस बिजनेस में अपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वही आपका ओनर होता है। तो आज की कंडीशन यदि हम देखते हैं कि ओनर और आपका मैनेजर कुछ हद तक अलग अलग होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन यदि उसके पास मैनेजरियल स्किल नहीं है, उसके पास मैनेजमेंट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो वह उस पैसे का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकता। यदि उसके पास मैनेजरियल स्किल है, वो सही ढंग से उस पैसे का यूटिलाइजेशन समझता है, सही ढंग से उसके पास जो वर्कर है उसको यूटिलाइजेशन समझता है, तो वो ये काम बेटर ढंग से कर सकता है। और ये काम करने के लिए आज लोगों को स्पेशली एजुकेशन दी जाती है, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स करवाए जाते हैं कि एक अच्छा मैनेजर किस तरह से बनाया जा सकता है। तो एक अच्छा मैनेजर उसी समय बनता है जब उस पॉइंट को उसने पढ़ा है, समझा है, स्टडी करी है। तो आज की कंडीशन ये कहती है कि हमने लोगों को अपॉइंट कर रखा है, एक मैनेजर अपने लेवल पर काम कर रहा है, उसको हमने इस काम को करने के लिए अपॉइंट कर दिया है। अपनी कंपनी में जितने लोगों ने पैसा लगाया वो सारे के सारे आपके शेयर होल्डर होंगे, सारे के सारे वो आपकी कंपनी के मालिक होंगे। जरूरी नहीं वही आपके ओनर है, जरूरी नहीं वही सारे आपके मैनेजर हैं। आपको मैनेजर के लिए, एक मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरिंग क्रिएट करना होता है। आपको वहां पे अपने निदेशक मंडल की गणना करनी होती है, निदेशक मंडल ही अपनी कंपनी को चलाते हैं। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर आपको स्पेशली ये काम करने के लिए व्यक्तियों को अपॉइंट करना होगा, तभी जाकर वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ थी रियलिटी आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।